मैंने अपने कजिन विक्टर के पिग फार्म को सिर्फ अपनी स्किल के दम पर 2 साल तक चलाया था। मैंने उसे 20 सोच से बढ़ाकर 200 फैटनिंग पिग्स तक पहुंचा दिया। सिर्फ इस साल में ही हमने $2 मिलियन का नेट प्रॉफिट कमाया और साल के आखिर में विक्टर मुझे $80,000 देकर कहता है कि हिसाब खत्म, सुअरों को खाना खिलाना ऐसा काम। वह कहता है ये तो कोई भी कर सकता है। मैं अपने फोन पर आई डिपॉजिट नोटिफिकेशन को घूरता रहता हूँ। मेरी उंगलियां फोन को इतनी जोर से पकड़ लेती हैं कि सफेद पड़ जाती हैं। मैं न चिल्लाता हूँ न कोई तमाशा करता हूँ। 2 साल पहले विक्टर का फॉर्म बर्बादी के कगार पर था। उसकी सोच को पोर्सिन रिप्रोडक्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो गया था। कुछ पहले ही मर चुकी थी, बाकी भी मर रही थी। हालात इतने खराब हो चुके थे कि उन्हें बचाना लगभग नामुमकिन था। सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, इमरजेंसी डिस्टॉकिंग। नुकसान को यहीं रोक दो और पूरे बार्न को खाली कर दो, वरना पूरा फार्म भी उसके साथ डूब जाता। तब विक्टर सिगरेट और शराब लेकर मेरे घर आया था और मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया था। उसने मुझसे विनती की, अपने उसी कजिन से जिसने एक बड़ी लाइव स्टॉक कॉर्पोरेशन में 2 साल काम किया था, कि मैं वापस आकर उसे बचा लूं। मार्कस प्लीज वापस आ जाओ और मैं तुम्हें 30% इक्विटी स्टेक दूंगा। जब यह फॉर्म बड़ा होगा मैं कभी तुम्हारे साथ बेईमानी नहीं करूंगा। मैंने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। मैंने अपनी शहर वाली नौकरी छोड़ दी, एक ऐसी नौकरी जो महीने के $10,000 से ज्यादा देती थी, और मैं इस भूले बिसरे पहाड़ी गांव में वापस आ गया। 700 से ज्यादा दिन और रातों तक मैं एक प्लाईवुड की झोपड़ी में रहा, जो 10 वर्ग मीटर से भी छोटी थी और पिग फार्म के बिल्कुल बगल में बनी हुई थी। जब किसी सोच को बच्चा देने में परेशानी होती थी तो मैं पूरी रात जागकर पिगलेट्स की डिलीवरी करवाता था। जब स्वाइन फीवर फैलता था तो मैं लगातार 7 दिनों तक पूरी टीम के साथ डिसइंफेक्शन करवाता था। मैंने इस फार्म को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। फिर मैंने अपना खुद का प्रोबायोटिक फर्मेंटेड फीड फॉर्मूला तैयार किया और फीड टू मीट रेशियो को 3.2 से घटाकर 2.5 तक ले आया। इससे हर पिग पर $200 से ज्यादा अतिरिक्त मुनाफा होने लगा। वेस्ट रनोनऑफ से मैंने जो बायोगैस डाइजेस्टर बनाया था, उसने सिर्फ पर्यावरण की समस्या ही हल नहीं की, उसने बिजली का बिल भी काफी कम कर दिया। सिर्फ 2 सालों में यह लगभग दिवालिया हो चुका छोटा सा फार्म पूरे टाउनशिप का सबसे चर्चित फार्म बन गया। इस साल सिर्फ 2 बैच फैटनिंग पिग्स ने ही $2 मिलियन का साफ मुनाफा दिया। लेकिन जब मुनाफा बांटने का समय आया, मेरा 30% इक्विटी स्टेक जादू की तरह बदलकर $80,000 की मेहनताना राशि बन गया। विक्टर, 2 साल पहले जो 30% तुमने वादा किया था, क्या वह अब भी मायने रखता है? ओह वाह, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। तुमने सच में उस बात को गंभीरता से ले लिया। तुम एक गरीब और बेकार आदमी हो। अगर मैंने तुम्हें अपने पास न रखा होता तो तुम खाना तक नहीं खा पाते, और तुम मुझसे इक्विटी की बात कर रहे हो। पैसे लो और यहाँ से निकल जाओ। अगले साल वापस आने की जरूरत नहीं है। मार्कस तो बहुत ही सीधा आदमी है। 2 साल दिन रात काम किया और बदले में सिर्फ $80,000 मिले। ये तो बहुत गलत है। लेकिन अब विक्टर गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। कोई भी उसके खिलाफ बोलना नहीं चाहता था। वैसे भी मार्कस के पास शुरू में कोई पैसा नहीं था। जमीन और पूंजी विक्टर ने लगाई थी। मार्कस तो सिर्फ काम करने वाला आदमी था। जो मिल रहा है वही ले लो। मेरे पक्ष में एक भी इंसान नहीं बोला, मेयर रॉय भी नहीं। वह बस हाथ पीछे बांध कर खड़ा रहा, एक लंबी सांस भरी और चुप रहा। मेरे माता पिता मेरे पीछे खड़े थे, गुस्से से कांप रहे थे। उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वे आगे बढ़ने के लिए तैयार थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया। मैं विक्टर के घमंडी चेहरे को देखता हूं और उसी समय मेरे दिमाग में एक योजना आकार लेने लगती है। ठीक है, $80,000 ही सही, मैं ले लेता हूं। विक्टर पलक झपकाता है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। फिर उसके चेहरे की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। समझदार लड़का, पैसे लो, शहर जाकर कोई नौकरी ढूंढ लो, गांव में बेवजह मत घूमो। पिग फार्मिंग तुम जैसे गरीब लड़कों के बस की बात नहीं है। मैं उसे दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं समझता। मैं बस शांत आवाज में कहता हूँ, विक्टर, इस बात को याद रखना, आज के ये $80,000 6 महीने के भीतर तुम इस फैसले पर पूरी जिंदगी पछताओगे। मैं अपने माता पिता को साथ लेकर वहां से चला जाता हूँ। हमारे पीछे विक्टर और डायना की हंसी गूंजती रहती है, जोरदार और बेशर्म। चलते हुए मेरे पिता एक भारी सांस छोड़ते हैं। क्या तुम सच में इसे ऐसे ही छोड़ दोगे? क्या वे 2 साल बेकार चले गए? मैं एक बार पीछे मुड़कर रोशनी से जगमगाते फार्म को देखता हूँ। मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है। पिताजी, मैंने जो भी सहा है उसमें कुछ भी बेकार नहीं गया। उसने मुझ पर जो भी कर्ज छोड़ा है, मैं सब कुछ ब्याज समेत वापस लूंगा। वह सोचता है कि $80,000 मुझे फिर से किसी शहर की नौकरी में भेज देंगे। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि यही उसके लिए मौत का फरमान बनने वाला है। घर पहुंचकर मैं खुद को अपने कमरे में बंद कर लेता हूँ। मैं वह नोटबुक खोलता हूं जिसे मैंने 2 साल के फार्मिंग डेटा से भर रखा था। हर पन्ना जानकारी से भरा हुआ था। हर बैच की सर्वाइवल रेट, फीड टू मीट रेशियो, डिजीज कंट्रोल प्लान्स, फर्मेंटेड फीड फॉर्मूले और पूरा इंटीग्रेटेड इको फार्मिंग प्लान, जिसे मुझे कभी इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला। विक्टर के फार्म पर उसे सिर्फ तुरंत मिलने वाले मुनाफे की परवाह थी। वह फार्म इकोसिस्टम साइकिल में इन्वेस्ट करने से हमेशा मना करता रहा, जबकि यही चीज भविष्य में इस पूरी इंडस्ट्री को बदलने वाली थी। मैं नक्शा खोलता हूँ। मेरी नजर गांव के पश्चिमी किनारे पर मौजूद एक छोड़े हुए फ्लड बेसिन पर जाकर टिक जाती है। वह जमीन लगभग 30 एकड़ की थी। वह एक गहरे डिप्रेशन इलाके में स्थित थी। हर बार बारिश होने पर वह पूरा इलाका पानी से भरकर एक बड़े तालाब में बदल जाता था। पानी काला और सड़ा हुआ हो जाता था। उसकी सतह पर हर तरफ हरी काई फैली रहती थी। वहां कुछ भी नहीं उगता था, फसलें तक नहीं। गांव वाले उसे कीचड़ का गड्ढा कहते थे। उसे कोई मुफ्त में भी नहीं लेना चाहता था। करीब 5 सालों से वह यूं ही खाली पड़ा था।
दूसरों की नजर में वह एक बेकार दलदल था, लेकिन मेरी नजर में वह एक परफेक्ट इको फार्म की नींव था। उस बेसिन को बायोगैस डाइजेस्टर और ऑक्सीडेशन पॉइंट में बदला जा सकता था, जो पिग फार्मिंग की सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्या का बेहतरीन समाधान था। उसके बगल की खुली जमीन पिग बार्न बनाने के लिए बिल्कुल सही थी। चारों तरफ राय ग्रास और अल्फाल्फा उगाए जा सकते थे। फर्मेंटेड पिग वेस्ट को खाद की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था और उगी हुई घास को वापस पिग्स के चारे के रूप में दिया जा सकता था। एक पूरा फार्म इकोसिस्टम साइकिल। और क्योंकि वह जमीन गांव से काफी दूर थी, इसलिए पड़ोसियों की शिकायतों का भी कोई झंझट नहीं था। बायोसिक्योरिटी की स्थिति शहर के किसी भी फार्म से 10 गुना बेहतर थी। अगली सुबह सबसे पहले मैं अपनी जेब में $80,000 लेकर सीधे गांव के ऑफिस पहुंच गया। मेयर रॉय मुझे ऐसे घूरने लगा जैसे मैं पागल हो गया हूँ। मार्कस, क्या तुम सच में ठीक हो? कल विक्टर के साथ जो हुआ उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता था। वह गांव का सबसे बड़ा टैक्स देने वाला आदमी है। मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मेयर रॉय, मैं उस बारे में बात करने नहीं आया हूं। मैं गांव के पश्चिमी हिस्से वाले कीचड़ के गड्ढे को लीज पर लेना चाहता हूं 5 साल के लिए। किराया कितना होगा? क्या तुम कीचड़ का गड्ढा लीज पर लेना चाहते हो? मार्कस, क्या विक्टर ने तुम्हारे दिमाग का कोई पेंच ढीला कर दिया है? वहां कुछ भी नहीं उगता। तुम उसका क्या करोगे? लोग उसे मुफ्त में भी नहीं लेते। मैं वहां एक पिग फार्म बनाऊंगा, एक इको फार्म। हर बारिश में वह जगह डूब जाती है। तुम वहां नींव तक नहीं डाल सकते। बर्न बनाना तो बहुत दूर की बात है। और वैसे भी तुम्हारे पास कुल $80,000 है। जमीन की लीज, निर्माण का खर्च, पिगलेट्स खरीदना, इनमें से कुछ भी मुफ्त नहीं है। मेरी सलाह मानो बेटा, अपनी मेहनत की कमाई यूं बर्बाद मत करो। मेयर रॉय, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, बस मुझे किराया बता दीजिए। रॉय ने देखा कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। उसने एक लंबी सांस छोड़ी। वैसे भी वह जमीन यूं ही सड़ रही है। अगर तुम्हें सच में चाहिए तो $1,000 प्रति साल, बस नाम मात्र का किराया। लेकिन पहले ही साफ कर देता हूं, अगर तुम्हारा नुकसान हुआ तो गांव कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। मैंने कहा ठीक है, 5 साल। मैंने उसी समय कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया, अपने लाल अंगूठे का निशान लगाया और पूरे 5 साल का $5,000 एडवांस में दे दिया। अब मेरे पास $45,000 बचे थे, लेकिन खबर को जैसे पंख लग गए। दोपहर होने से पहले ही यह पूरे गांव में फैल चुकी थी। जब मैं कीचड़ के गड्ढे का निरीक्षण करने पहुंचा, तब तक वहां लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। सब उंगली दिखा रहे थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। यह पागल हो गया है, पूरी तरह पागल। अपनी सारी जमा पूंजी दलदल में झोंक रहा है और सोचता है कि वहां सुअर पालेगा। विक्टर सही कहता था, इसके दिमाग में कुछ नहीं है। कोई हैरानी नहीं कि यह सिर्फ जानवरों को चारा खिलाने लायक है। जंगली कुत्ते तक वहां नहीं जाते और यह सुअर पालना चाहता है। मैं इसे साल के अंत तक पूरी तरह कंगाल होते देख रहा हूँ। उसी समय विक्टर और डायना भीड़ को चीरते हुए आगे आए। विक्टर ने अपनी ओंडी की खिड़की नीचे की। वह इतना जोर से हंस रहा था कि सांस तक नहीं ले पा रहा था। मार्कस, अगर तुम्हारे $80,000 जेब में चुभ रहे हैं तो मैं तुम्हें शहर घुमा लाता हूँ। उन्हें दलदल में फेंकने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें सच में सुअरों के साथ काम करना है तो मेरे नीचे काम कर लो। $3,000 महीना, रहना और खाना दोनों फ्री। डायना हंस पड़ी। विक्टर, उसे इतना मत छेड़ो, अब वह खुद बॉस बनना चाहता है। चलो देखते हैं कि यह दलदल इसके लिए कोई सोने का सुअर उगा पाता है या नहीं। मैंने उन दोनों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मैंने अपनी छाती तक ऊंची वाटरप्रूफ बूट्स पहनी और सीधे ठंडे कीचड़ भरे पानी में उतर गया। मैं पानी की गहराई नापने लगा और पूरे इलाके का नक्शा तैयार करने लगा। मेरी नोटबुक में हर छोटा बड़ा डेटा दर्ज हो रहा था। कीचड़ के गड्ढे का स्लज काला और बदबूदार था। ठंड मेरे बूट्स के अंदर से होती हुई शरीर में चढ़ रही थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ और ही जल रहा था। विक्टर, तुम सोचते हो कि फार्म छीनकर तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया? तुम गलत हो। सबसे कीमती चीज कभी भी फार्म नहीं थे। सबसे कीमती चीज हमेशा मेरे दिमाग के अंदर थी, मेरा ज्ञान। वो 2 साल का अनुभव जो मैंने मिट्टी में खून पसीना बहाकर हासिल किया था। आज तुम जितने घमंडी बन रहे हो, 6 महीने बाद उतना ही रेंगोगे। मैं अभी भी कीचड़ में खड़ा माप तोल और काम कर रहा था। तभी एक सफेद पिकअप ट्रक आकर मेरे पास रुका। एक युवा महिला फील्ड जैकेट पहने हुए, बालों को पोनीटेल में बांधे मेरी ओर चली आई। हाय, मैं सेरेना हूँ। काउंटी लाइफ स्टॉक एंड वेटरनरी ऑफिस में टेक्नीशियन हूँ। अभी हाल ही में मुझे इस टाउनशिप में डिजीज प्रिवेंशन का काम संभालने के लिए ट्रांसफर किया गया है। आज मैं फील्ड विजिट पर निकली थी। सुना है कोई यहाँ इस कीचड़ वाले गड्ढे में एक इको फार्म बनाने की योजना बना रहा है, इसलिए मैं देखने चली आई। मैं थोड़ा रुककर उसकी ओर देखता हूँ। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि यह अजनबी लड़की मेरी वापसी की सबसे भरोसेमंद साथी बनने वाली है। सेरेना तालाब के किनारे बैठ गई। उसने कीचड़ का थोड़ा सा हिस्सा उठाया, उसे सूंघा, फिर मेरे हाथ में मौजूद साइट प्लान की तरफ देखा। उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गई। ये लेआउट, ये तो पूरा इंटीग्रेटेड इको फार्मिंग मॉडल है। ड्रेनेज चैनल्स, बायोगैस डाइजेस्टर, ऑक्सीडेशन पॉइंट, फॉरेज क्रॉप जोन, हर जोन इतनी स्पष्टता से मैप किया गया है कि तुमने बायोसिक्योरिटी बफर तक मार्क किया हुआ है। क्या तुमने कॉलेज में एनिमल साइंस पढ़ी थी? मैंने एक बड़ी लाइफ स्टॉक कॉर्पोरेशन में 2 साल काम किया था। मैं मुस्कुराया और अपनी नोटबुक उसकी ओर बढ़ा दी। इसमें मेरा फर्मेंटेड फीड फॉर्मूला है, डिजीज कंट्रोल प्लान है और फार्म के निर्माण से जुड़े सारे स्टैंडर्ड्स भी हैं। सेरेना एक एक पन्ना पलटकर देखने लगी। हर नए पन्ने के साथ उसके चेहरे पर हैरानी और बढ़ती जा रही थी। अचानक उसने सिर उठाया। ये प्लान तो छोटे किसानों के लिए हमारे ऑफिस द्वारा जारी किए जाने वाले किसी भी प्लान से ज्यादा प्रोफेशनल है।
खासकर यह प्रोबायोटिक फर्मेंटेड फीड फॉर्मूला जो फीड टू मीट रेशियो को 2.5 तक ले आता है। छोटे स्तर के किसान तो ऐसी चीज का सपना तक नहीं देखते। उसकी बातों ने मेरे भीतर कुछ गर्माहट पैदा कर दी। 2 साल तक विक्टर को सिर्फ इस बात की चिंता रही कि स्वर मोटे हो रहे हैं या नहीं। उसे कभी इस बात से मतलब नहीं था कि मेरे ज्ञान की कीमत क्या है। यह पहली बार था जब किसी ने सच में समझा कि मैंने क्या तैयार किया था। असल में मैं यह मॉडल पुराने फार्म पर ही लागू करना चाहता था, लेकिन उसका मालिक सिर्फ जल्दी मिलने वाले मुनाफे की परवाह करता था। वह निवेश करने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं हल्की कड़वी मुस्कान के साथ विक्टर वाली पूरी घटना उसे संक्षेप में बता देता हूँ। सेरेना चुपचाप सुनती रही। उसकी भौहें